हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम यहाँ पर देखेंगे एमबीए सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की 5th यूनिट को, जिसमें आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं कि एम्प्लॉय वेलफेयर क्या होता है। देखो, एम्प्लॉय वेलफेयर में क्या होता है कि इसमें एम्प्लॉय जो बात नहीं कहता है उस बात को यहाँ पर कंपनी सुनती है। जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है और एक एम्प्लॉय है, तो वो एम्प्लॉय अपनी लाइफ के 20 साल 30 साल अपनी सर्विस उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करता है, जिसके अगेंस्ट में उसको क्या मिलती है, सैलरी प्रोवाइड होती है। तो उस सैलरी के साथ में या सैलरी के अलावा जो उसको अदर बेनिफिट प्रोवाइड होते हैं, जैसे कहना चाहिए कि सोशल इंश्योरेंस है, मेडिकल फैसिलिटी है, किड्स एजुकेशन है, कैंटीन है, रेस्ट रूम है, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, उसको एक अदर बेनिफिट के रूप में प्रोवाइड होती है, जिससे एम्प्लॉय और ज़्यादा खुश होता है। ठीक, तो ये आजकल जो टॉप लेवल मैनेजमेंट कंपनियां हैं ना, उन सारी चीज़ों में ये कॉमन हो चुका है। अब ये देखो, इन सारी चीज़ों की एक एम्प्लॉय ने डिमांड तो नहीं किया था कि मुझे चाहिए, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है। तो अब देखो, यहाँ पर जो एम्प्लॉय है ना, उसको ऑर्गेनाइजेशन में ये फील नहीं होना चाहिए कि कंपनी सिर्फ मेरे से काम करवा रही है और उसके बदले में मुझे सिर्फ सैलरी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर जो उसकी लाइफ रहती है, एम्प्लॉय की जो लाइफ रहती है, उसको यहाँ पर वर्थ लिविंग बनाना और साथ में कुछ अदर फ्रिंग्स बेनिफिट प्रोवाइड करवाना ही एम्प्लॉय वेलफेयर है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इसके 2 टाइप्स दिए गए हैं, स्टेटरी वेलफेयर एंड वॉलेंटरी वेलफेयर। देखो, स्टेटरी वेलफेयर क्या होता है कि ये बाय लॉस होता है। इसमें स्टेटरी वेलफेयर प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ लॉ भी बना दिए गए हैं, जिसमें एम्प्लॉय को मतलब कुछ फैसिलिटी है जो प्रोवाइड होती है, जैसे सोशल इंश्योरेंस है, ओल्ड एज पेंशन है, मैटरनिटी बेनिफिट्स है, या फिर जैसे कहना चाहिए कि किड्स एजुकेशन है। इस टाइप की जो बेनिफिट्स प्रोवाइड हो रहे हैं एम्प्लॉय को, वो आते हैं स्टेटरी वेलफेयर में। साथ में इसमें कुछ एक्ट भी इंक्लूड हुआ है, जैसे कहना चाहिए कि जो फैक्ट्री एक्ट है 1948 का, या जो फिर माइंस एक्ट है 1952 का, इन ऐसे कुछ जो एक्ट भी हैं वो आते हैं स्टेटरी वेलफेयर में। अब सेकंड टाइप है हमारे यहाँ पर वॉलेंटरी वेलफेयर। देखो, वॉलेंटरी वेलफेयर में क्या होता है कि ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एम्प्लॉय को मोटिव करने के लिए या खुश करने के लिए दे सकता है। अब ये भी 2 टाइप के होते हैं, यहाँ पर वॉलेंटरी वेलफेयर भी 2 टाइप के होते हैं। विथ इन द फैक्ट्री प्रेमिसेस, मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय रहता है तब उसको क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है, जैसे उसको रेस्ट रूम मिल सकता है, कैंटीन मिल सकती है, वॉशरूम मिल सकता है, ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सारी फैसिलिटी कब मिलती है एक एम्प्लॉय को, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। ठीक, अब सेकेंड टाइप है इसमें आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमिसेस, मतलब जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहता है तब उसको क्या फैसिलिटी मिल सकती है। जैसे मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय घर जा रहा है, तब उसको जैसे सोशल इंश्योरेंस दे सकते हैं, या फिर जैसे कि किड्स एजुकेशन उसके सेल्फ के लिए भी और किड्स के लिए भी प्रोवाइड हो सकता है, हाउसिंग अलायंस प्रोवाइड हो सकता है, ट्रैवल अलायंस प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आती है जब वो एम्प्लॉय मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहता है, तब उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक, तो ये जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए या जो फैसिलिटी मैंने बताई वो आती है वॉलेंटरी वेलफेयर में। तो यहाँ पर जो स्टेटरी वेलफेयर है एंड वॉलेंटरी वेलफेयर है वो एम्प्लॉय वेलफेयर के टाइप्स थे। ठीक, अब यहाँ पर सेकंड टॉपिक देखते हैं हम कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन 2 शब्दों से मिलकर के बना है, इंडस्ट्री एंड रिलेशन। तो इंडस्ट्री मीन्स एनी प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी, तो इसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है, जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, या फिर जैसे माइनिंग है, प्लांटेशन है, इस टाइप की जो चीज़ें आती है वो आती है प्राइमरी एक्टिविटी में। एंड सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है जैसे कहना चाहिए बैंक है, कॉमर्स है, कम्युनिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, या फिर जैसे ट्रेड है, ये सारी चीज़ें आती है सेकेंडरी एक्टिविटी में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक इंडस्ट्री के अंदर काउंट की जाती है। काउंट करने के बाद में क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, उन्हीं से जो इंडस्ट्री का रिलेशन है वो कैसा है यहाँ पर देखा जाता है, और इसी चीज़ को कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे एक शूज़ बनाने की कंपनी है, ठीक, अब शूज़ बनाने की कंपनी ने तो शूज़ बना लिया, लेकिन उसको पैक करने के लिए उसका बॉक्स, उसकी पैकेजिंग, या अगर उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, तो ये सारे काम शूज़ बनाने वाली कंपनी ने किसी अदर कंपनी को दिया है। तो उस मतलब जो शूज़ बनाने वाली कंपनी है उसने अदर कंपनी के साथ में इन चीज़ों के लिए क्या किया होगा, डील किया होगा। तो यहाँ पर वो शूज़ बनाने वाली कंपनी और वो अदर कंपनी के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है, यहाँ पर उस चीज़ को देखा जाता है, और उसी को यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा गया है। ठीक, अब देखो, जो इंडस्ट्रियल
रिलेशन है ना उसके कुछ इंपॉर्टेंस भी होते हैं। जैसे देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो जो डिस्प्यूट अराइज है वो कम होता है, जैसे कहना चाहिए कि जो रिड्यूस वेस्टेज होता है, या फिर जैसे कि मेंटल रिवॉल्यूशन होता है, हाई मॉरल होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अगर सभी लोग बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का मॉरल हाई होता है। तो ये क्या थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन के इंपॉर्टेंस थे। अब इसके यहाँ पर कुछ टाइप्स भी हैं। फर्स्ट यहाँ पर लेबर रिलेशन। देखो लेबर रिलेशन में जो वर्कर है और एम्प्लॉय है उसके बीच के यहाँ पर रिलेशन को बताया गया है। फिर यहाँ पर है ग्रुप रिलेशन। ग्रुप रिलेशन में क्या होता है, जैसे ग्रुप रिलेशन में आएगा जैसे वर्कमैन है या फिर सुपरवाइज़र है, जो टेक्निकल पर्सन है, इन सारे पर्सन के बारे में यहाँ पर ग्रुप रिलेशन में बताया गया है कि इन सारी चीज़ों मतलब इन सारे पर्सन के बीच का रिलेशन कैसा है। फिर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉयर मीन्स बॉस और एम्प्लॉय मीन्स इसके नीचे जो काम करते हैं वो एम्प्लॉय। इन दोनों के बीच के रिलेशन को भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन में बताया गया है। फिर है पब्लिक रिलेशन। देखो पब्लिक रिलेशन में क्या होता है कि इंडस्ट्री और सोसाइटी के बीच यहाँ पर कैसे वर्क हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो कंपनी है वो सोशल वेलफेयर करना चाहिए, मतलब कहना चाहिए कि डिसेबिलिटी इनकम या फिर लो इनकम हाउसिंग प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सारे चीज़ों के जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में जो वर्क कर रहे हैं उनके बीच के रिलेशन को यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि अगर इन सब के बीच में ही रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा तो एक इंडस्ट्रियल रिलेशन भी अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन सब के बीच के जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी, तभी एक इंडस्ट्रियल रिलेशन भी बहुत अच्छा या स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिर हमारे यहाँ पर थर्ड टॉपिक है ट्रेड यूनियन। देखो जो ट्रेड यूनियन है ना वो भी दो वर्डों से मिलकर के बना है। ट्रेड मीन्स होता है बिजनेस एंड यूनियन मीन्स होता है ग्रुप या संघ होता है। ठीक, तो देखो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ट्रेड यूनियन है ना वो एसोसिएशन ऑफ वर्कर है। ये कोई सेम ट्रेड से, यूनियन से या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। अब जो ट्रेड यूनियन है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एम्प्लॉय टॉप लेवल मैनेजमेंट से जाकर के अपनी प्रॉब्लम को नहीं कह सकता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो सकती है किसी भी इंडिविजुअल को या एम्प्लॉय को, जैसे टारगेट को लेकर के, वर्किंग कंडीशन को लेकर के, या फिर कहना चाहिए कि ओवर टाइम को करके, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में आ सकती है। इन सारी प्रॉब्लम को इंडिविजुअल जाकर के वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से नहीं कह सकता है, लेकिन वो ग्रुप में जाकर के इसी चीज़ को बहुत ही इजीली कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पर कम्युनिकेशन पावर मिल जाता है, बार्गेनिंग पावर मिल जाता है। ठीक, अब देखो ये ट्रेड यूनियन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्या काम करता है, जो इसके जो मेंबर रहते हैं ना वो उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है। ठीक, इसलिए ट्रेड यूनियन बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ ये जो ट्रेड यूनियन है वो 1926 में आया था, मतलब ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 का। अब देखो यहाँ पर इसके जो ट्रेड यूनियन है ना इसके भी 3 फंक्शंस है। फर्स्ट है यहाँ पर प्रोटेक्टिव फंक्शन, सेकंड है हमारा फर्टनल फंक्शन एंड थर्ड है हमारा सोशल फंक्शन। तो जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है मतलब प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्ट करना। अब किसको प्रोटेक्ट करेगा? इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय को, मतलब एम्प्लॉय के हितों की रक्षा करता है, एम्प्लॉय के हितों को प्रोटेक्ट करता है ये ट्रेड यूनियन। ठीक, जैसे कहना चाहिए कि जो जॉब सिक्योरिटी है, वेजेस है, सैलरी है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है ट्रेड यूनियन। ठीक, फिर सेकंड हमारा फर्टनल फंक्शन। फर्टनल फंक्शन में देखो अब ट्रेड यूनियन में भाईचारा है, एसोसिएशन है, यहाँ पर वो किसी भी वर्क को साथ में मिलकर के एग्जीक्यूट करते हैं या कोऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पर देखो जो एम्प्लॉय है उसको फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मान लो कि जैसे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या फिर जैसे स्ट्राइक लग जाता है, लॉकआउट हो जाता है, या किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो उस टाइम पर जो एम्प्लॉय है उसको फाइनेंशियल हेल्प करने का काम ट्रेड यूनियन का रहता है। ठीक, फिर थर्ड था हमारा सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन में क्या होता है कि देखो सोशल सर्विस जो भी मतलब प्रोवाइड करवाना है वो एम्प्लॉय को ट्रेड यूनियन का काम रहता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का काम ट्रेड यूनियन का रहता है। अगर कोई सोशल इश्यूज आते हैं तो उससे भी डील करने का काम ट्रेड यूनियन का रहता है। ठीक, तो ट्रेड यूनियन क्या है? ये एक संघ है या ग्रुप है एम्प्लॉय का, जो एम्प्लॉय को कम्युनिकेशन पावर देता है, साथ में वर्क करने के लिए प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है। इसके 3 फंक्शन बताए हमने, प्रोटेक्टिव, फर्टनल एंड सोशल। प्रोटेक्टिव में वो प्रोटेक्ट करता है एम्प्लॉय के हितों को। फर्टनल में क्या करता है कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है एम्प्लॉय को तो ट्रेड यूनियन उसमें वहाँ पर उसको एम्प्लॉय को हेल्प करता है। सोशल में क्या होता है कि अगर कोई भी सोशल इश्यूज आते हैं तो वहाँ पर भी ट्रेड यूनियन एम्प्लॉय के लिए डील करता है। तो ये क्या था? ट्रेड यूनियन था।
फिर है यहाँ पर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। देखो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में क्या होता है कि जब किसी आप मतलब तीसरे पर्सन को ये अथॉरिटी दे देते हैं या ये राइट दे देते हैं कि आगे के वर्क को वो अपनी मतलब कहना चाहिए कि अपने डिसीजन से कर सके, है ना, तो उस चीज़ को यहाँ पर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्कूलिंग टाइम में होता है कि हमारे पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि हमको स्कूलिंग कहाँ से करना है, कौन से बोर्ड से करना है, कौन से स्टेट को चूज़ करना है। लेकिन जैसे ही अगर हम आफ्टर 12th पास आउट होते हैं तो हमें ये अथॉरिटी मिल जाती है कि हमें ग्रेजुएशन कहाँ से करना है, आगे कौन सा ग्रेजुएशन कोर्स लेना है, ये हमें पावर मिल जाती है। तो वैसे ही एक एम्प्लॉय के साथ में भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसी चीज़ को यहाँ पर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कहा गया है। लेकिन देखो उसको एम्पावरमेंट तो दे दी गई, लेकिन सबसे पहले उसको इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए, वरना वो वर्क किस बेस पर करेगा। उसको इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड हो चुका, लेकिन उसके साथ में उसको नॉलेज भी होना चाहिए कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पर यूज़ करूँ, कैसे इसको मतलब यूज़ करके अपने वर्क को आगे कर सकता हूँ। उसके साथ में फिर उसको पावर भी होनी चाहिए, जैसे डिसीजन मेकिंग का पावर होना चाहिए ताकि वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। और अगर कोई एम्प्लॉय अपने टास्क को कंप्लीट कर लेता है या अच्छी इफिशियंसी से वर्क परफॉर्म करता है तो यहाँ पर उसको रिवॉर्ड भी देना चाहिए। तो ये क्या था, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट था। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग करने की अथॉरिटी मिल जाती है, मतलब वो खुद अपने काम का डिसीजन ले सकता है। फिर इसके 3 टाइप्स थे। सजेशन इन्वॉल्वमेंट। सजेशन इन्वॉल्वमेंट में देखो नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में एम्प्लॉय से सजेशन लिया जाता होगा या आइडिया लिया जाता होगा। किस चीज़ का आइडिया लिया जाता होगा। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन में डेली रूटीन के वर्क होते हैं ना, उसका इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पर जो एम्प्लॉय रहता है उससे सजेशन या आइडिया लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर उसके दिए हुए सजेशन या आइडिया को अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है। फिर सेकेंड है हमारा यहाँ पर जॉब इन्वॉल्वमेंट। जॉब इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी जॉब है या जितने भी वर्क है उनको रीडिज़ाइन किया जाता है। क्यों? ताकि जो वर्कर है वो डिफरेंट स्किल को सीख सके और यहाँ पर उसको वर्क करने के लिए कम्प्लीटली फ्रीडम भी प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर हमारे यहाँ पर हाई इन्वॉल्वमेंट। देखो हाई इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल है या लोअर लेवल है या मिडिल लेवल है, यहाँ पर सभी लेवल के जो एम्प्लॉय रहते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। क्यों? ताकि अगर कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आए तो वो अपना एफर्ट लगा सके। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, या अगर कोई स्किल रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो, या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो सभी लेवल के एम्प्लॉय अपना एफर्ट लगा सकेंगे। ठीक, तो ये थे क्या हमारे एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के टाइप्स। अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं कि एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस क्या होता है। देखो एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस में क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि हाँ मेरी ये नीड्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी इस नीड्स को फुलफ़िल करेगा, या मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस है जिसको ये ऑर्गेनाइजेशन फुलफ़िल करेगा। बट किसी रीज़न से अगर ऑर्गेनाइजेशन उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाता है, तब मतलब जो एम्प्लॉय रहता है, एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है कि डिससेटिस्फैक्शन आता है, डिसकनेक्ट होता है वो। तो इसी चीज़ को यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस कहा गया है। मतलब अगर एम्प्लॉय जो चाह रहा है उसकी उस चाह को पूरा नहीं कर पाने पर वो जो कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन से ग्रीवियंसेस कर सकते हैं, मतलब शिकायत कर सकता है, या जो उसको शिकायत होती है एक एम्प्लॉय को, उसी को यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस कहा गया। अब यहाँ पर इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है फैक्चुअल ग्रीवियंसेस। देखो फैक्चुअल ग्रीवियंसेस में क्या होता है कि देखो यहाँ पर ऐसे ग्रीवियंसेस आते हैं जो कहना चाहिए कि एक्चुअल में होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या एम्प्लॉय के साथ में। ऐसे कुछ ग्रीवियंसेस होते हैं जो, जैसे मान लो कि 2023 में एक एम्प्लॉय है जिसका प्रमोशन ड्यू रखा गया था। अब 2024 में उसका प्रमोशन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करता है, कुछ ना कुछ रीज़न बता के उसके प्रमोशन को टाल दिया जाता है। तो ये एक्चुअल उसका ग्रीवियंसेस है। तो ये इस टाइप के जो ग्रीवियंसेस होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, उसको फैक्चुअल ग्रीवियंसेस कहा जाता है। फिर सेकंड है इमेजिनरी ग्रीवियंसेस। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि ये इमेजिन किया जाता होगा। देखो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अब ये जो होता है ना इमेजिनरी ग्रीवियंसेस, वो नॉट वैलिड रीज़न के होते हैं। मतलब यहाँ पर
कहना चाहिए कि एक एम्प्लॉय सिर्फ इमेजिन करता है, वो एक्चुअल में ऐसी कुछ चीज़ें होती नहीं है। जैसे मान लो कि एक एम्प्लॉय को लगता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है या जो उसका बॉस है वो उसका मतलब कहना चाहिए कि एम्प्लॉय के साथ में रॉन्ग एटीट्यूड है, तो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये सिर्फ वो मतलब जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ इमेजिन करता है कि मेरे साथ ऐसा होता होगा, किसी न किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता होगा, तो ये सिर्फ उसका इमेजिन करता है, वो एक्चुअल में ऐसी चीज़ें नहीं होती है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको यहाँ पर इमेजिनरी ग्रीवियंसेस कहा जाता है। फिर लास्ट है हमारा डिसगाइड ग्रीवियंसेस। डिसगाइडमेंट क्या होता है, इसमें ऐसे ग्रीवियंसेस आते हैं जो मतलब कि एम्प्लॉय को भी पता नहीं होते हैं। ऐसे जो ग्रीवियंसेस होते हैं उसको डिसगाइड कहा जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि किसी एम्प्लॉय का मूड ऑफ है, ठीक। अब मूड ऑफ किस कारण से है उसको यही नहीं पता, मतलब कहना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के कारण उसका मूड ऑफ है, या कोई रिलेटिव के कारण उसका मूड ऑफ है, या कोई फ्रेंड्स के कारण, फैमिली के कारण, या अपने वर्क को लेकर के उसको पता ही नहीं होता है कि उसका मूड ऑफ किस कारण से। तो इस टाइप की जब चीज़ें होती है ना, या इस टाइप के जो ग्रीवियंसेस होते हैं उसको डिसगाइड ग्रीवियंसेस कहा जाता है। आई होप दिस unit is clear and thank you for watching this video.